हेलो एवरीवन। जो हमने उत्तराखंड में ये अरिहंत की सीरीज़ शुरू करी है उसका ये चौथा या पांचवा चैप्टर होगा जिसमें हम गोरखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में गोरखा किस तरह से आक्रमण किया गोरखाओं ने, और उस चैप्टर में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने ट्राई करे हैं कि सारे के सारे कवर हो जाएं। इसके बाद हम कोई दूसरी बुक शुरू करेंगे जिसमें से कि हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, और लास्ट में एक उसका कंबाइंड जो भी हमारे पास जितने क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं उनसे मैं सेट वाइज बनाऊंगा, और उन सेट वाइज वीडियोस बनाऊंगा कि आप चैप्टर वाइज अगर आपने रिवाइज़ कर लिया है तो उसके बाद आप सेट वाइज रिवाइज़ करें ताकि आपकी पूरी की पूरी बुक भी रिवाइज़ दोबारा से एक बार हो जाए। ओके, तो इस चैप्टर से हम शुरू करते हैं गोरखाओं का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर किसके नेतृत्व में आक्रमण का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर है अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया व शूरवीर सिंह थापा। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम कंज्यूम हो, और मैं ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस में नहीं जा रहा हूँ, कंबाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। अगर आपको वैसी सीरीज़ चाहिए होगी कि जिसमें मैं टॉपिक पूरा का पूरा कवर करूँ, चैप्टर वाइज कवर करूँ नोट्स की फॉर्म में, तो वो भी मैं इसके बाद बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? तो हर्षदेव जोशी थे जिन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए गोरखाओं को आमंत्रित किया। 1790 में हवाला बाग के युद्ध में गोरखाओं ने किसे पराजित किया? तो महेंद्र चंद जो कि उस समय कुमाऊं के शासक थे उन्हें पराजित किया हवाला बाग के युद्ध में। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 25 वर्ष तक, लगभग 1790 से 1815 तक, क्योंकि जब तक ब्रिटिश ने संगोली की संधि के द्वारा गोरखाओं को पराजित नहीं किया था तब तक गोरखे जो हैं वो कुमाऊं में रहे थे। 1791 में गोरखाओं का आक्रमण क्यों असफल रहा? क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं है इसमें कि मतलब उन्होंने ट्राई किया दोबारा से, लेकिन उसके बाद वो असफल रहे। ये क्वेश्चन पता नहीं किस तरह से फॉर्म हो गया। किस गोरखा सूबेदार के समय मंगलवार रात्रि कांड की घटना प्रसिद्ध थी? मंगलवार रात्रि, तो ये सुबह काजी नरसाही थे जिसके टाइम पे मंगलवार रात्रि की, मतलब अगर कोई रात को ये मतलब रात को मारते थे लोगों को जाके। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो प्रथम सूबेदार जो था वो सुब्बा जोगामल शाह था जिन्होंने 1791-92 में शासन किया था। किस गोरखा सूबेदार के समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? एक साथ 1500 ग्राम प्रधान मार दिए गए थे। तो अजब सिंह ख्वास के समय ये हुआ था। धौकल सिंह बस्यांत ने किस समुदाय पर कुशही नामक कर लगाया था? तो कुशही ब्राह्मणों पर लगाया गया था, जो कि धौकल सिंह बसन्यात ने लगाया था। टनकर नामक कर किस गोरखा सेनापति ने लगाया था? टनकर रुद्रवीर शाह ने लगाया था। देखिए, इसमें अधिकतर क्वेश्चंस वो हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सही से सुने, उनको सही से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर फॉर्म नहीं हुए तो पॉसिबिलिटी है कंपटीशन कट करने के लिए इन क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाए। 1815 तक कुमाऊं का सूबेदार कौन रहा था? तो 1815 तक बड़ा बमशाह जो है वो कुमाऊं का सूबेदार था। गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण करते समय कौन से क्षेत्र को पार किया था? तो इन्होंने सौर क्षेत्र से काली नदी को पार किया था। 1815 में कुमाऊं का गोरखा सूबेदार कौन था? तो फ्रेजर साहब बहादुर 1815 में कुमाऊं के सूबेदार। सो इसके बाद क्वेश्चन है, गोरखा शक्ति का वर्णन किन इतिहासकारों ने किया है? तो J.R.C. विलियम और हार्डविक दो इतिहासकार हैं जिन्होंने गोरखा शक्ति का वर्णन किया है। गोरखा कहाँ के निवासी थे? तो गोरखा नेपाल के निवासी थे। 18वीं सदी में नेपाल कितने रियासतों में बटा हुआ था? तो इसका सही आंसर है नेपाल 24 रियासतों में बटा हुआ था। नेपाल की 24 रियासतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें चौबीसी कहा जाता था। नेपाल की 24 रियासतों के पहले एकीकरण का प्रयास किसने किया? मतलब सबसे पहले जो इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया वो किसने किया? तो नरभूपाल शाह ने सबसे पहले जो नेपाल की 24 रियासतें हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया था। पृथ्वी नारायण शाह का कार्यकाल किस समय से किस समय तक था? तो 1742 से 1775 तक इनका कार्यकाल था। पृथ्वी नारायण शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना? तो प्रताप शाह जो है वो नेपाल के शासक बने। प्रताप शाह का शासनकाल कब था? तो 1775 से 1782। प्रताप शाह के पश्चात नेपाल का शासक कौन बना? तो रणबहादुर शाह बने। रणबहादुर शाह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी इंद्रलक्ष्मी इनकी संरक्षिका थी। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रानी इंद्रलक्ष्मी किसकी संरक्षिका थी? तो वो आंसर हो जाएगा रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1778 से 1804 तक इनका शासनकाल रहा। 1790 में रणबहादुर शाह का संरक्षक कौन था? तो चौतरिया बहादुर शाह, जिन्होंने इनके साथ युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया था। रणबहादुर शाह का संरक्षक बनने की उम्र
बहादुर शाह की कितनी थी? अच्छा, जब बने थे तो उस समय उम्र कितनी थी इनकी? 15 वर्ष थी बहादुर शाह की उम्र। जब गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया तब नेपाल का राजा कौन था? तो नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। कुमाऊं में प्रथम बार भूमि बंदोबस्त किस नेपाली शासक ने करवाया या नेपाली सूबेदार ने करवाया? तो जोगामल शाह जो थे उन्होंने पहली बार कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया था। प्रत्येक वयस्क से जोगामल शाह ने किस रूप में 1 रुपया लिया? मतलब 1 रुपये लेना शुरू किया जोगामल शाह ने हर एक जो भी वयस्क था उससे, एक पोल टैक्स के रूप में। बीसी नामक कर के तहत 1 रुपया टैक्स कितनी नाली ज़मीन पर लिया जाता था? तो ये 20 नाली ज़मीन पर एक बीसी नामक कर लिया जाता था। जैसे आप बीसी से समझ सकते हैं कि 20 से बना हुआ है बीसी। सुवांग दस्तूर किस प्रकार का कर था? सुवांग दस्तूर जो था वो दफ्तर खर्च हेतु लिया जाने वाला कर था, सुवांग दस्तूर। गढ़वाल पर गोरखों ने किस राज्य पर विजय के बाद आक्रमण किया? तो इन्होंने चंद राज्य पर आक्रमण करने के बाद इस पे आक्रमण किया। गोरखों ने 1791 में किस किले पर आक्रमण किया? तो लंगूरगढ़ जो गढ़वाल का था। लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई। लंगूरगढ़ की संधि किन के बीच में हुई थी? तो ये प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में हुई थी। लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युमन शाह ने नेपाली दरबार को राजसी देना शुरू किया था। गोरख्याणी शब्द किस शासन से के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो गोरखा है इसका सही आंसर। गोरखाणी शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? तो इसका अर्थ माना जाता है क्रूरता और अत्याचार। गढ़वाल पर 1803 में किसके नेतृत्व पर गोरखाओं ने आक्रमण किया? तो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी उस समय इनके नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह मारे गए? 14 मई 1804 को ये युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन शहीद हुए? तो प्रद्युमन शाह इसमें शहीद हुए। खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह की सहायता किसने करी थी? तो राय दयाल ने की थी, जो लंडौर रियासत के गुर्जर शासक थे। गढ़वाल कुमाऊं प्रशासन की बागडोर 1804 में किसने संभाली? तो रणजोड़ थापा और अमर सिंह थापा, इनके पास गढ़वाल कुमाऊं प्रशासन था। गढ़वाल जो है रणजोड़ सिंह थापा के पास और कुमाऊं प्रशासन अमर सिंह थापा के पास। गढ़वाल में गोरखा शासन कितने वर्षों तक रहा? तो गढ़वाल में 1804 से 1815 तक रहा। गढ़वाल में गोरखा गवर्नर कौन नियुक्त हुआ? हस्तीदल जो थे वो गढ़वाल में गवर्नर नियुक्त हुए थे, गोरखा गवर्नर। गोरखा शासन में किस वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को उच्च वर्ग स्थान प्राप्त था। गोरखा शासन में किन ब्राह्मण जातियों का मुख्य योगदान था? तो पांडे और उपाध्याय जो थे ये बहुत मतलब उस टाइम पे डोमिनेटिंग ब्राह्मण जातियाँ थी। गोरखा समाज की प्रमुख जातियों में कौन शामिल नहीं था? तो प्रमुख जातियों में सिंह शामिल नहीं थे। राई, थापा और गुरंग जो थे, और लिंबू, गरुड़, इस तरह से। मोष्टा गरुड़ जाति के गोरखे क्या थे? ठीक है, मोष्टा मतलब मोष्टा इनका नाम है। गरुड़ जाति के गोरखे क्या थे? तो इनके इष्ट देवता थे मोष्टा। ठीक है, मोष्टा गरुड़ जाति के गोरखाओं के इष्ट देवता थे। गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की राजभाषा गोरखाली थी। गोरखों के लिए कौन सा पशु पूजनीय था? तो इनके लिए गाय पूजनीय था। गोरखों को कौन सी वस्तु प्रिय थी? तो गोरखों को मांस और मदिरा बहुत प्रिय था। गोरखों का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? तो इनका प्रसिद्ध उत्सव था दशाई, जिसको दशहरा भी कहते थे। दशहरा जिसको दशाई कहते थे लोग। दशहरे पर गोरखा क्या करते थे? तो ये हथियारों की पूजा किया करते थे। गोरखे सामान्य बोलचाल के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये खसकुरी एक सामान्य बोलचाल के जो भाषा प्रयुक्त होती थी। गोरखा शासन में साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो इन्होंने नेवारी भाषा में जो है वो साहित्य की रचना करी। गोरखों की प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो गोरखों की प्रशासनिक व्यवस्था थी फौजी शासन पर आधारित। गोरखा प्रशासन किसके अधीन था? तो सूबेदार के अधीन गोरखा प्रशासन था। न्यायिक कार्यों का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो जो न्याय के लिए मतलब न्याय से रिलेटेड जो काम होते थे उसके लिए विचारी थी। वाद प्रतिवाद से पहले गोरखा प्रशासन में किसकी कसम कराई जाती थी? मतलब अगर आपने डिबेट करना है एक तरीके से तो महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। सत्य व झूठ की जांच के लिए गोरखा शासन में किस प्रकार की परीक्षा ली जाती थी? तो इसमें अग्नि परीक्षा ली जाती थी। अग्नि परीक्षा को गोरखा जो शासन था उसमें क्या कहा जाता था? तो इसको दिव्य कहा जाता था। गोलादीप प्रथा में क्या होता था? तो गोलादीप प्रथा में बेसिकली गर्म लोहे का डंडा लेकर चलना होता था हाथ में। ओके। कढ़ाई दीप प्रथा में दोषी का हाथ कहाँ डाला जाता था? तो गर्म तेल में, खौलते तेल में डाला जाता था कढ़ाई दीप में। और तराजू दीप में मतलब पत्थर से तोला जाता था। ऐसा होता था कि एक साइड जो जिसको दोषी माना गया है वो बैठेगा और एक साइड तराजू में पत्थर रखे जाएंगे और अगले दिन सेम क्वांटिटी जो पत्थरों की है उसको रखा जाएगा और दोबारा तोला जाएगा। यदि उसका वज़न कम निकलता था तो वो दोषी मान लिया जाता था।
तराजूदी प्रथा में वजन कम होने पर क्या माना जाता था, तो उसको दोषी मान लिया जाता था। गोरखों का प्रमुख हथियार कौन सा था, तो इनका खुकरी इनका प्रमुख हथियार था। खुकरी बनाने का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नगर था, तो ये गढ़ी नामक नगर जो है उस खुकरी बनाने का प्रमुख क्षेत्र था। गोरखा सैनिकों के लिए उत्कृष्ट खुकरी कौन बनाते थे, तो नेवाड़ जाति के जो लोहार होते थे वो इनके लिए हाई क्वालिटी की जो खुकरी होती है वो बनाते थे। गोरखा शासन में महिलाओं को किस पर चढ़ने से रोका गया था, तो छत पर मनाही होती थी, जो महिलाएं होती थी उनको छत पर चढ़ने से मनाही होती थी। गोरखा शासन की कर प्रणाली में किस प्रकार के कर शामिल थे, तो इनमें दोनों ही टाइप के कर थे, कुछ इन्होंने पुराने कर लगाए, कुछ इन्होंने नए कर लगाए थे। गोरखों ने किन शासकों की कर व्यवस्था को आंशिक रूप से जारी रखा, तो इन्होंने चंद शासक जो थे जैसे 36 रकम और 32 कलम इनको कंटिन्यू रखा इन्होंने। कुसही कर किस पर लगाया जाता था, कुसही कर जो होता था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, कुसही कर। पुगाड़ी कर बेसिकली ब्राह्मणों की भूमि पर लगाया जाता था। अधनी दफ्तरी किसके लिए वसूला जाता था, तो ये सैनिकों के वेतन के लिए। टीका भेंट बेसिकली खस जमींदारों से लिया जाता था राजस्व के कर्मचारियों की वेतन के लिए। पगड़ी कर किस अवसर पर लगाया जाता था, तो ये शादी विवाह पे लगने वाला कर था पगड़ी कर। मांगा कर किस प्रकार का कर था, तो ये एक साथ लिया जाता था जब कभी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी ना, संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाला जो एक मुश्त कर था उसको मांगा कर कहा जाता था। प्रत्येक नौजवान से गोरखा शासन में कितना कर वसूला जाता था, तो 1 रुपये भी हमने पढ़ा ये, ठीक है जी। आपातकालीन स्थितियों में किस रूप में कर वसूला जाता था, तो तात्कालिक कर जो होता था वो आपातकालीन स्थितियों में या युद्ध के समय लिया जाता था। गोरखा शासन में लगान की जानकारी प्राप्त करने के लिए किससे जानकारी ली जाती थी, ठीक है, तो जो राजकीय कर्मचारी होता था ये भी टैक्स लेता था। अगर आपको लगान की जानकारी देता है कि भाई जैसे आज के डेट में अगर आपको टैक्स पता करना हो कि मेरा टैक्स कितना बन रहा है, तो उस टाइम पे जो कर्मचारी होता था वो उस पर भी आपसे टैक्स लेता था। हिंदू और भोटिया जाति के किस वर्ग से कर वसूला जाता था, तो बुनकर जो थे हिंदू और भोटिया जाति के बुनकरों से भी कर वसूला जाता था। मेवाती और हेडी किस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ पर कर वसूला जाता था, तो ये भाबर क्षेत्र में एरिया पड़ता था मेवाती और हेडी। फौजदार और सूबेदार को वेतन के रूप में कितना कर दिया जाता था, तो 4 आना और 2 आना। 4 आना फौजदार को, 2 आना सूबेदार को दिया जाता था। गोरखा उत्सवों के खर्च को क्या कहा जाता था, जो वो जैसे शैफही महोत्सव हुआ था तो उसी तरीके से जब गोरखा अपना कुछ उत्सव के लिए खर्च करते थे तो उसको क्या कहा जाता था, रहता, जो उत्सव में खर्च होता था। ओके, एक प्रकार का नजराना, इनमें से क्या एक प्रकार का नजराना कहलाता था, तो सायर एक प्रकार का नजराना था। छिपी संपत्ति पर कौन सा कर लगाया जाता था, तो छिपी संपत्ति पर जानिया सुनिया कर लगाया जाता था। मिझारी कर किससे वसूला जाता था, मिझारी कर शिल्पकारों और जागरिया ब्राह्मणों से वसूला जाता था। ओके, इसके बाद गांव छोड़ भागे हुए व्यक्तियों पर कौन सा कर लगता था, तो गांव अगर छोड़ के कोई जाता था तो उन पर मरो कर लगाया जाता था। इसके बाद सायर किस प्रकार का एक कर था, अभी हमने पीछे पढ़ा, सायर एक सीमा और चुंगी कर था। मौंकर किस पर लगाया जाता था, मौकर मतलब घर पे लगाया जाने वाला, और ये प्रत्येक परिवार को 2 रुपये देना होता था। मनोचौल किससे कहा जाता था, तो मनोचौल जो सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी उसको मनोचौल कहा जाता था। बली गोरखा शासन में किससे संबंधित है, तो बली कर वसूली नियम से संबंधित है। गांव के प्रधान किसके अधीन होते थे गोरखा शासन में, तो ये थोकदार के अधीन होते थे गांव के प्रधानों को राजकर के साथ क्या देना पड़ता था, तो इनको दस्तूर देना पड़ता था। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर कैसे वसूला जाता था, तो जो काश्तकार होते थे मतलब जो उनसे कौन सा कर वसूला जाता था, तो ठेकाबंदी कर उनसे वसूला जाता था। 1812 में नेपाल सरकार ने भू व्यवस्था सुधार हेतु किसे भेजा था, 1812 में नेपाल सरकार द्वारा भूमि व्यवस्था सुधार हेतु काजी बहादुर भंडारी को भेजा गया। कवि मौलाराम को नेपाल सरकार ने किस रचना के लिए जागीरें दी थी, तो इनमें से कौन सी रचना है, तो रण बहादुर चंद्रिका, जो उस समय क्योंकि वहाँ पे रण बहादुर शाह थे शासक, तो उनके सम्मान में लिखी थी इन्होंने रण बहादुर चंद्रिका, तो उसके लिए नेपाल सरकार ने मौलाराम को जागीरें प्रदान करी थी। गोरखाकालीन अन्य करों में कौन कौन शामिल थे, और जो कर इनमें से कौन कौन से कर थे जो गोरखाकालीन है, तो कल्याण धन, केरू, बख्शीश, ऊपरी रकम, ये सारे कर गोरखाकालीन से संबंधित हैं। महावीर थापा ने 1796 में किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है,
तो इन्होंने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किस गोरखा शासक द्वारा कराया गया या किस गोरखा गवर्नर द्वारा कराया गया। तो ये आपका महावीर थापा है। गढ़वाल का सर्वेक्षण कब करवाया गोरखाओं ने, तो इन्होंने 1808 से 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण करवाया। गोरखाओं ने तीर्थ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था कराई, तो इन्होंने सदावर्त मतलब जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती थी, रुकने की व्यवस्था होती थी, गोरखाओं द्वारा ये शुरू की गई थी तीर्थ यात्रियों के लिए। सदावर्त का उद्देश्य क्या था, अन्न जल निःशुल्क देना, ठीक है, यानी खाने पीने की जो निःशुल्क व्यवस्था है वो शुरू करवाई थी गोरखाओं ने, जिनको सदावर्त कहा जाता था। देहरादून में सदावर्त हेतु किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें हरि सेवक को नियुक्त किया गया था सदावर्त हेतु, ठीक है, मतलब जो यात्रियों की व्यवस्था देखे उसके लिए हरि सेवक को नियुक्त किया गया था। बद्रीनाथ सदावर्त हेतु रण बहादुर शाह ने किन ग्रामों को ध्यान दिया था, ठीक है, सदावर्त हेतु जो बद्रीनाथ में जो यात्री जाते थे उनके लिए गांव दान में दिए थे, तो कोटली परगने के ग्राम थे जिनको दान में दिया गया था। केदारनाथ सदावर्त हेतु तो कांति देवी ने दान दिए, ठीक है, कांति देवी ने सतौली परगने का ग्राम था उसको दान दिया था कांति देवी ने केदारनाथ से। तो कौसे केदारनाथ, कौसे कांति देवी। मरोकर किससे लिया जाता था, मरोकर लिया जाता था पुत्रहीन व्यक्ति से जिसका कोई बेटा नहीं होता था। ढाकरिया, ढाकरिया का क्या अर्थ है, ढाकरिया का अर्थ है पेंशन प्राप्त सेवा मुक्त सैनिक। तो जो सैनिक रिटायर हो जाता था और पेंशन मिलती थी जिसको, उसको ढाकरिया कहा जाता था। ठाकुरिया किसे कहा जाता था, ठाकुरिया जो प्रधान अधिकारी होता था उसको ठाकुरिया कहा जाता था और सैनिक को ढाकरिया कहा जाता था। कामी शब्द, कामी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, कामी शब्द शिल्पकर्मी के लिए प्रयुक्त होता था। नौ का अर्थ क्या है, नौ का अर्थ नाई है, ठीक है। ये सारे गोरखा शासन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना करें। सिर्फ अगर आगे 9 लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखें कि ये गोरखा शासन से ही संबंधित है। सुनवार, सुनवार किस जाति से संबंधित है, सुनार। विचारी, विचारी न्यायाधीश को कहते थे, हमने पहले पढ़ा है। कठुआ, कठुआ का संबंध किससे है, तो ब्राह्मण के जो दास होते थे, ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। जागरिया या जागचा का अर्थ क्या है, तो जागचा का अर्थ है कार्यरत सैनिक, जो भी कार पर लगा हुआ है। दशाई, दशाई किस त्योहार का दूसरा नाम है, अभी हमने पढ़ा दशहरा का दूसरा नाम है दशाई। गोरखा शासन में प्रमुख सेना नायक कौन थे, तो ये 3 लोग हैं, अमर सिंह थापा, रणजोड़ थापा और हस्तीदल चौथरिया, ये प्रमुख सेना नायक थे। अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो इन्हें काजी बनाया गया था। काजी यानी सर्वोत्तम अलंकार काजी से सम्मानित किया गया था। रणजोड़ सिंह थापा को मौलाराम ने किस नाम से पुकारा, तो इन्होंने दानवीर कर्ण कहा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दानवीर कर्ण, मौलाराम ने किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण कहा था, तो रणजोड़ सिंह थापा। हस्तीदल चौतरिया किसके प्रति अत्यधिक उदार थे, तो ये कृषकों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार थे। हस्तीदल चौतरिया जो थे वो कृषकों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार थे और इन्होंने कई लैंड रिफॉर्म भी करवाए। भैरव सिंह थापा ने किसकी जागीरें छीन ली थी, तो इन्होंने मौलाराम की जागीरें छीन ली थी। 1812 में उनकी जानकारी हेतु तिब्बत यात्रा पर कौन गए, तो विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो 1812 में तिब्बत यात्रा पर गए। मूरक्राफ्ट के साथ तिब्बत कौन गया, तो तिब्बत गए थे हरकदेव पंडित और हैदर खां मूरक्राफ्ट के साथ तिब्बत यात्रा पर गए थे। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था और इसका एक प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों का व्यापार इनका एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से युद्ध हुआ। गोरखा शासन किसका विरोधी था, तो ये विदेशी शक्ति को मार्ग देने का विरोधी था। बेसिकली ये इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। 1801 में अंग्रेज़ों ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया, तो इन्होंने गोरखपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो गोरखपुर ही डिस्प्यूट था जिसकी वजह से फिर संगोली की संधि हुई थी, युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने किस नीति का अनुसरण किया, तो इन्होंने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। तो क्वेश्चन इसका इन्वर्स भी बन सकता है कि भाई किस गोरखा शासक ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, तो भीमसेन थापा। गोरखा शासन ने बुटवल प्रांत में कितने गांवों पर कब्जा किया, तो इन्होंने 200 गांवों पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे विवाद सुलझाने के लिए भेजा था, नेपाल बेसिकली, तो ब्रैडशॉ को भेजा गया था। गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने करी थी, तो गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो करी थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करी। गोरखों पर आक्रमण हेतु सेना को कितने भागों में बांटा गया था, तो इन्होंने 4 सेना बांटाई थी। मेजर जनरल ऑक्टलोनी किस क्षेत्र में भेजे गए, तो इन्होंने देहरादून सतलज और यमुना के मध्य वाले क्षेत्र में मेजर जनरल ऑक्टलोनी को भेजा गया। ऐसे ही JS वुड को कहाँ आक्रमण करने का निर्देश था, तो गोरखपुर, JS वुड, ओके। फिर जनरल मॉर्ले जो थे वो बिहार में आक्रमण कर रहे थे। और जिलेस्पी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो देहरादून में थे वो जिन्होंने देहरादून में युद्ध फाइट किया था गोरखाओं के साथ, उन गवर्नर का नाम क्या था, तो या वो जो मेजर जनरल कौन थे, उनका नाम जिलेस्पी था।
और ये मारे गए थे। ये एकमात्र ऐसे मेजर जनरल थे जो युद्ध में मारे गए थे यहाँ पे जब ये युद्ध हो रहा था। ब्रिटिश सेना ने 24 अक्टूबर 1814 को किस दर्रे से दून घाटी में प्रवेश किया था? तो ये तिमली और मोहनखंड, ये दर्रे थे जहाँ से ब्रिटिश सेना ने दून घाटी में प्रवेश किया। ब्रिटिश सेना ने सर्वप्रथम किस किले पर आक्रमण किया? तो इन्होंने नाला पानी और कुलुंगा किला था जहाँ पर आक्रमण किया था सबसे पहले। नाला पानी किले में गोरखा सेना के प्रमुख कौन थे? तो बलभद्र सिंह थापा जो थे वो नाला पानी में गोरखा प्रमुख थे। 31 अक्टूबर 1814 को कौन से ब्रिटिश अधिकारी नाला पानी में मारे गए? तो ये हमने भी पढ़ा है, जिलेस्पी थे जो मारे गए। ब्रिटिश सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ कौन से माने गए? इनमें से जिन्होंने गोरखा युद्ध लड़ा था तो इनमें से ऑक्टरलोनी जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने गए। गणनाथ डांडा युद्ध में 23 अप्रैल 1815 को कौन गोरखा सेनापति मारा गया? तो हस्तिदल चौतरिया जो थे वो गणनाथ डांडा युद्ध में मारे गए। ब्रिटिश सेना ने अल्मोड़ा पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने आक्रमण किया 25 अप्रैल 1815 को। कर्नल निकोलस और बमशाह की बातचीत कब हुई जिसके बाद गोरखाओं ने कुमाऊं छोड़ा? तो इन्होंने 28 अप्रैल को बातचीत मतलब करी और स्वीकार किया। अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच मलावगढ़ की संधि कब हुई? अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में? तो ये 15 मई 1815 को हुआ। सुगोली लिखा गया, वैसे संगोली है। संगोली संधि किसके बीच में हुई? तो ये कर्नल ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के बीच में हुई, जिसे बाद में नेपाल सरकार ने मानने से मना कर दिया। फिर दोबारा से अटैक हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में नेपाल सरकार इस जो संगोली की संधि थी उसे मानी। अंग्रेजों ने नेपाल पर पुनः कब आक्रमण किया? तो इन्होंने फरवरी 1816 में नेपाल पर पुनः आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि ये संधि जो थी, जो अभी हमने पढ़ा ना, गजराज मिश्र के बीच में और इसके बीच में ब्रैडशॉ के बीच में, तो ये मानने से मना कर गए थे। ओके, टिहरी रियासत किसे प्रदान की गई? तो टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को मिली जब इन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था कब समाप्त की गई? तो ये 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था समाप्त की गई। नेपाल की राजधानी में कौन नियुक्त किया गया? तो इसको एक रेजिडेंट बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने गोरखों को कहाँ भर्ती करने की अनुमति दे दी? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो है गोरखों को भर्ती करने की अनुमति दी गई। मंची और तीस्ता नदियों के बीच पट्टी किसे दे दी गई? तो ये सिक्किम नरेश को दे दी गई थी। मंची और तीस्ता अगर आपको पता हो तो असम में रिवर बहती है, मतलब ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है इसमें। अवध से लगा भूभाग किसे दे दिया गया? तो अवध से लगा अवध नवाब को। टिंकर और छांगरू क्षेत्र किसे दे दिया गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य ने टिंकर और छांगरू क्षेत्र रखा। तो ये सारे उसी से रिलेटेड हैं कि भाई युद्ध के बाद जो एरिया किस को मिला। तो नाभी और कुटी क्षेत्र किसका भाग बने? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बने। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी आप रिवाइज़ कीजिए, और इसके बाद मैं एक नोट्स की वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें प्रॉपरली सारे नोट्स अरेंज्ड हों। अभी ये क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इनको फटाफट से रिवाइज़ कर सके, रिकॉल कर सके। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।